अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 256 इशूज़ अ डिविडेंड कंसिडरेशन पार्ट नंबर 5। ये हमारा लास्ट लेक्चर है डिस्कशन का ऑन द कंसिडरेशंस रिलेटेड टू द डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ और डिविडेंड कंसिडरेशन हम डिस्कस कर रहे थे, ये लास्ट लेक्चर है और इस कोर्स का भी लास्ट लेक्चर है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट फर्स्ट नेक्स्ट वन consideration related to dividend, that is institutional restrictions. The first thing is that what is institution means that those investors which invest in the form of large companies or firms. हमने पहले भी institutions के बारे में पढ़ा है। यहाँ institution banks या companies या firms की बात हो रही है जो ज़्यादा amount में investment करते हैं, like commercial banks or investment banks which invest money in stock market, share market, brokerage houses or mutual funds also invest their money in the स्टॉक मार्केट, यानी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। दिस इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली हैव अ वेरी सेट इन्वेस्टमेंट, इनकी बड़ी सेट पॉलिसी होती है और इस पॉलिसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ रिस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। In that investment policy there are certain restrictions because of which they cannot behave like individual investors, यानी individual investor की तरह नहीं है, इसमें अपनी restrictions हैं। It means that if a person is an individual investor then it is his will that whenever he or she purchases sell his ऑन शेयर्स। ऐसे ही है ना, अगर कोई इंडिविजुअल है, उसकी मर्जी है वो कब शेयर अपने सेल आउट करता है, कब परचेज करता है, ट्राई टू मेक होम में डिविडेंड बनाता है, उसे होल्ड करता है, नहीं करता, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट है। बट वैन वी लुक एट एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन परस्पेक्टिव, अब इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े बैंक, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स यानी बड़ी बड़ी कंपनी जो ज़्यादा मिकदार में, ज़्यादा अमाउंट में करती हैं इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर इंडिविजुअल है, उसके थोड़े से जितने भी हैं वो उसी लिहाज से सेल आउट करेगा, परचेज करेगा। दीज रिस्ट्रिक्शंस आर गिवन बिलो। अब कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं? फर्स्ट वन इज़ कंपनीज विच पे रेगुलर डिविडेंड। अब कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? जहाँ पर कंपनीज रेगुलरली अपना डिविडेंड पे करती हैं। इन मैनी ऑफ द केसेस institutions would like to the funds to be invested in the companies which pay regular dividend, meaning that the companies which do not pay dividend, then there is or may be an institutional restriction that do not invest in such companies, so that will make the payment of dividend irrelevant। यानी ये रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है, इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन कह देंगे आप इसे, कि ये लोग क्या रिस्ट्रिक्शन रखते हैं? अगर कोई कंपनी, बिजनेस या फर्म आपको रेगुलरली डिविडेंड पे नहीं करता तो क्या है, आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ क्या बनाती है? डिविडेंड को रेलिवेंट बनाती है, यानी डिविडेंड के पे करने और ना पे करने से फ़र्क पड़ता है। यानी अगर पे करती हैं तो अच्छा सिग्नल है ना कि अच्छी हैं ये कंपनीज, अगर नहीं पे करती तो कहेंगे जिसलिए हम कर रहे हैं हमें वो प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा। Next one restriction is investments from endowment funds. Endowment are restricted for capital gains. अब capital gains के लिए restricted होती हैं। Similarly, there are investments out of endowment funds, and endowment fund, अब वो क्या होता है? इज़ अ बिग अमाउंट विच हैज़ टू बी इन्वेस्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ ऑन विच कमिंग इनकम रिटर्न विल बी यूज फॉर दैट पर्पज़। यानी एक बड़ी अमाउंट होती है, वो इन्वेस्ट की जाती है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, फिर उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आता है फिर उस पर्पज़ के लिए उसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन की बात करूँ, देर इज़ एन एजुकेशन एंडोवमेंट फंड, देन दिस मीन्स दैट वट एवर इंटरेस्ट और प्रॉफिट और रिटर्न और डिविडेंड दैट विल बी अर्न फ्रॉम दैट एजुकेशन एंडोवमेंट फंड विल बी यूज फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन स्टूडेंट्स। यानी आपने एंडोवमेंट फंड की नीयत से, यानी उसका जो पैसा है वो इन्वेस्ट किया, उससे जो भी इनकम वगैरह आ रही है फिर उन स्टूडेंट या चिल्ड्रन की जो है एजुकेशन वगैरह के लिए उसको यूज़ किया जाएगा। So endowment funds would not allow the caretakers or managers of the fund to go for capital gains, यानी इसमें कोई कैपिटल गेन नहीं होता, यानी उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, ठीक है, जस्ट वो उसी पर्पज़ के लिए होती हैं। रिस्ट्रिक्शन लिक्विडेशन ऑफ कैपिटल,
And lastly, the liquidation of capital is also be restricted. It is possible that it is restricted in case of institutions, यानी restricted होती है. liquidation के बारे में पढ़ा था कि कंपनी के पास कैश होना चाहिए ताकि वो इसको डिविडेंड पे कर सके. That if we liquidate our investment today, then it may be that this value may not be the same in the future as it is to. यानी आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, आज मैं कैश लगा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो आज लगाया वही मुझे फ्यूचर में भी मिले. एंड लिक्विडेशन टाइम पीरियड में ऑल्सो बी सेट बाय द इंस्टीट्यूट, और उनका जो लिक्विडेशन पीरियड है वो चाहे 2 साल हो, 4 साल, 5 साल, 7 साल के लिए है कि लिक्विडेट नहीं करना यानी कैश इससे नहीं निकालना, तो ये भी इंस्टीट्यूशंस ही सेट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइनेंशियल सिग्नलिंग, और ये भी हमने पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल्स के बारे में कि डिविडेंड की पेमेंट रेलिवेंट किस तरह से है कि डिविडेंड पे करती है तो ये पॉजिटिव सिग्नल देता है, अगर नहीं करती तो नेगेटिव देता है. और पॉजिटिव जब सिग्नल होता है तो ये कंपनी की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल के बारे में बताता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है. तो यही चीज़ें हम पढ़ेंगे. सिग्नल मीन्स दैट समथिंग विच टेल्स अस अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट डिविडेंड्स, इट इज़ सेड दैट डिविडेंड्स एक्चुअली सेंड सम सिग्नल्स. These signals are to the investors and to the stakeholders. फर्स्ट वन कैसे सिग्नल देती है. फाइनेंशियल सिग्नलिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रेलिवेंट व्हेन द मार्केट्स आर इम्परफेक्ट. कब होती है, जब इम्परफेक्ट. और परफेक्ट मार्केट और इम्परफेक्ट मार्केट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या मैं कह सकती हूँ फाइनेंशियल सिग्नलिंग इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट्स imperfections. नेक्स्ट वन इज़ डिविडेंड सेंड सिग्नल्स अबाउट द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी. अभी बात की कि डिविडेंड जब पे किया जाता है, दैट डिविडेंड एक्चुअली शो कंपनीज पोटेंशियल strength of earning profit, and dividend is not paid only out of the current profit but it can be paid out of the retained profits of the previous years. यानी ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये नहीं है कि आप करंट प्रॉफिट या जो रिटेन्ड प्रॉफिट प्रीवियस होता है कंपनी के पास उसमें से भी डिविडेंड दिया जा सकता है. यानी ना सिर्फ करंट प्रॉफिट, करंट हो या रिटेन्ड अर्निंग हो, उसमें से डिविडेंड को पे किया जा सकता है. सो इफ अ कंपनी इज पेइंग रेगुलर डिविडेंड इवन इन अ ईयर व्हेन द कंपनी हैज नॉट अर्नड एनी प्रॉफिट बट पेड डिविडेंड टू इट्स इन्वेस्टर्स द शेयर होल्डर्स फ्रॉम इट्स रिटेन्ड अर्निंग, देन दैट सेंड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द इन्वेस्टर दैट इट इज़ अ वेरी स्टेबल कंपनी एंड फाइनेंशियली दिस कंपनी इज नॉट गोइंग टू गो डाउन. यानी अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टर्स को रेगुलरली डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है, चाहे उस साल उसने अर्निंग या प्रॉफिट किया है या नहीं किया, तो ये क्या है, हमें पॉजिटिव सिग्नल देता है अपने इन्वेस्टर्स को कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल है और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है और ये नीचे डाउन नहीं हो रही, यानी ये खसारे में नहीं जा रही. नेक्स्ट इज डिविडेंड्स आर बेटर दैन अनाउंसमेंट ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ. हमने डिक्लेरेशन और डिविडेंड डिक्लेरेशन और जब रिसीव होता है डिविडेंड उसके बारे में पढ़ा था, या अनाउंसमेंट वही बात हो रही है. यानी डिविडेंड जब अनाउंस किया जाता है शेयर्स की प्राइस बढ़ जाती है, ऐसे ही है. और फिर जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो क्या होता है, प्राइस कम हो जाते हैं. तो डिविडेंड्स मिल जाना ज़्यादा बेटर है उसकी अनाउंसमेंट से प्रॉफिट के. तो लेट्स सी व्हेन अ कंपनी अनाउंसेस दैट हाउ मच इनकम वी हैव अर्नड इन अ पर्टिकुलर ईयर, दिस इज वन सिग्नल, बट इट इज सेड दैट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज बेटर और स्ट्रॉन्गर सिग्नल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी देन जस्ट अनाउंसिंग दैट हाउ मच अर्निंग्स वी हैव इन दिस ईयर. भाई बता देना सिर्फ मैंने इतना अर्न किया है ये काफ़ी नहीं है. आप जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो भाई प्रूफ मिलता है शेयर होल्डर्स को कि इतना इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है. तो ये डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, डिविडेंड यानी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना एज डिविडेंड, वो बेटर है बजाय इसके कि आप अनाउंसमेंट करते फिर, ठीक है. अनाउंस करने के बाद देना पड़ता है. कंसिस्टेंट डिविडेंड पेमेंट सिग्नल्स बेटर देन व्हाट इट लुक्स. कंसिस्टेंट वही बात हो गई, रेगुलरली पे करना. इट मीन्स दैट इफ एनी इन्वेस्टर गेट्स रेगुलर कंसिस्टेंट डिविडेंड देन दिस स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड इज परसीव्ड गुड एंड प्रायोरिटाइज एंड शेयर होल्डर्स वांट दैट दे गेट दिस डिविडेंड. और वो प्रायोरिटाइज करते हैं, वो कहते हैं भाई मैं तो यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा, ये बड़े रेगुलरली देती है, कंसिस्टेंटली देती है, ठीक है. तो ये सिग्नल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया. शेयर प्राइस रिस्पॉन्स टू सिग्नल्स. अब इट मीन्स दैट द शेयर प्राइस और कंपनी शेयर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द पेमेंट डिविडेंड. यानी शेयर प्राइस भी अफेक्ट होती है एज एनी कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड. मैंने कहा ना अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है कि भाई हम डिविडेंड देंगे, तो कंपनी के जो शेयर प्राइस है वो अब बढ़ जाती है. सो वी कैन से दैट द मार्केट रिस्पॉन्स टू द न्यूज़ ऑफ डिविडेंड. यानी उसकी न्यूज़ को भी रिस्पॉन्स किया उसने. जब डिविडेंड पे कर दिया जाता है तो वो प्राइस डाउन हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू, क्योंकि आपको कॉस्ट वगैरह देनी पड़ती है. बट देन
then it is something which sends a very strong signal. यानी हमने कहा जब डिक्लेयर करते हैं वो शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे ही आप डिविडेंड पे करते हो उसकी जो प्राइस है डाउन चली जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, डिविडेंड रेलिवेंट है और ये क्या है, सिग्नल देता है यानी रिस्पॉन्स देता है। So we can conclude our discussion that the two considerations which need to be accounted for are the financial signaling effect, which is through the payment of dividend, यानी dividend की payment करके आप signal दे सकते हैं strong कि company financially strong है। That should always be considered if a company wants to have a strong financial image in the eyes of investors, यानी अच्छा image बनेगा आंखों में, उनके नज़रों में अच्छा image बनेगा कि regularly pay कर रही है। And second is that there is a large amount of investment in the shares of every company made by the institution. Institution बहुत ज़्यादा amount में investment करते हैं and institutions are very much restrictive. बहुत सारे rules और regulations होते हैं जिनको follow करना पड़ता है और payment of dividend की जाती है। So considering these two above points, again we can say that the payment of dividend is relevant, जो हम dividend policy पढ़ रहे थे। So we have completed our today's lecture here. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।